हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल सर, आप चाहे बीए के बच्चे हो चाहे बीकॉम के बच्चे हो, आप आराम से पूरी जो सीरीज है आराम से देख सकते हो। बस ये मेक श्योर करना कि आपकी बुक का नाम क्या हो, इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। इतना सिंपल ना। चलिए आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12वें का दूसरा पार्ट। ठीक है, एक 12वें का पहला पार्ट जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी। और चैप्टर 12वां चालू करने से पहले अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए तो किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप परचेज करना चाहते हो नोट्स, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उसको व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे। ज्यादा अमाउंट रखते नहीं सर, मिनिमम अमाउंट होगा, आप आराम से पे कर लोगे। ठीक है जी। और नोट्स से पढ़ लोगे आराम से। फिलहाल तो शुरू करते हैं। अपना चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12वां। ठीक है, और इसका नाम है कीन्सियन मैक्रोइकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। यानी कि इसके अंदर हम इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन सीखेंगे, सॉरी इक्विलिब्रियम सीखेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और डिटरमिनेंट सीखते हैं, डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे मल्टीप्लायर क्या चीज होती है उसके बारे में। तो बाकी दो कंसेप्ट जो थे वो हमने पहले ही कर लिए थे। आज करने वाले हैं मल्टीप्लायर क्या होता है और मल्टीप्लाई को स्टेबलाइज कैसे किया जाता है, मतलब इकोनॉमी को स्टेबलाइज कैसे किया जाता है मल्टीप्लायर का यूज करते हुए। ठीक है जी, बस ये दो कंसेप्ट करने वाले, तो उसके बाद आपका थ्योरी वाला कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल जी। सबसे पहले आज सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। अब कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, सबसे पहले बात आती है कि भैया ये जो मल्टीप्लायर है ना, ये क्या भला है, मल्टीप्लायर क्या चीज होती है। तो मल्टीप्लायर के ऊपर ही आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है, कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। अब आपको मल्टीप्लायर की प्रोसेस समझानी पड़ेगी। तो मल्टीप्लायर की प्रोसेस क्या है सर? मल्टीप्लायर कुछ नहीं है सर, मल्टीप्लाई एक वर्ड है बस खाली, जिसको हम डिनोट करते हैं के से। किससे दिखाते हैं? के से। अब इसका फॉर्मूला क्या है भैया? इसका फॉर्मूला सर लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। मैं लिखता हूं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। सिंपल सर, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी तरफ से ये फॉर्मूला बनेगा मेरे लिए कि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसका फॉर्मूला बोलेंगे भैया ये वाला नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ए। ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ये ज्यादा बेटर है अगर कहा जाए तो इसके कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी मेरी आदत है बचपन में से मैं सिखाते आ रहा हूँ ये वाला टॉपिक, तो इसलिए मैं कई बार लिख देता हूँ ये चीज। ठीक है जी। अब ये होता क्या है? मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट में या फिर आपके ऑटोनोमस जो स्पेंडिंग है, जो भी गवर्नमेंट के ऑटोनोमस खर्चे होते हैं, जो भी ऑटोनोमस खर्चे किसी भी कंपनी के किसी भी देश के, उसमें कितना चेंज किया जाए कि हमारी जो इनकम है उसमें चेंज हो जाए या फिर हमारा जो आउटपुट होता है उसमें चेंज हो जाए। सिंपल जी। तो मल्टीप्लायर की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख देना कि मल्टीप्लायर क्या होता है। तो आप सबसे पहले बोलोगे मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर क्या है? तो आप बोलोगे इट इज ए प्रोसेस, या फिर आप लिख सकते हो इट शोज द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ये क्या दिखाता है? लेवल ऑफ आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। या फिर आप इसकी जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हो? इट शोज द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। यानी आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह? लेवल ऑफ इनकम। ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद ड्यू टू द चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। सिंपल। अच्छा, तो जितना भी आप ऑटोनोमस खर्चा करते हो, स्पेंडिंग करते हो, उसमें जो भी चेंज होता है उससे हमारी आउटपुट लेवल पे या फिर इनकम में जो भी चेंज होता है उसको कौन दिखाता है? मल्टीप्लायर। बस ये जो दिखाता है ना वो बाय दिखाता है, बाय 1 रुपीज, यानी 1 रुपए के कंपैरिजन में। जैसे अगर आपने 1 रुपए का चेंज किया ऑटोनोमस स्पेंडिंग में, तो हमारी जो इनकम है या फिर जो हमारा आउटपुट का लेवल है उसमें कितना चेंज आया उसको शो करेगा कौन? ये मल्टीप्लायर। सिंपल जी, बढ़िया। इन द इकोनॉमी। सिंपल सर। तो ये थी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन। आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। मल्टीप्लायर क्या शो करता है? बस सिंपल सा है, ऑटोनोमस स्पेंडिंग में चेंज होने की वजह से जो भी हमारे आउटपुट लेवल पे, जो भी हमारी इनकम में चेंज आता है, बस उसको शो करता है कौन? मल्टीप्लायर। इतना सिंपल था, आसान थी ना? बहुत अच्छे। अब जो आपको पता है, मैंने एक कंसेप्ट समझाया था इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम आपको पता है क्या होता है? हाँ भैया, हमको इक्विलिब्रियम पता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे हमारा एडी बराबर होता है किसके? एएस के। बहुत अच्छे, परफेक्ट। अगर एडी और एएस बराबर है तो इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो एडी और एएस है, इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो भैया हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं,
जैसे कि अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी हो हमारी, या फिर हमारी अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी हो, उसके हिसाब से हम अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमारी इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो वहां पे इस इक्विलिब्रियम को कैसे शो कर सकते हैं? इस इक्विलिब्रियम को दिखाया जा सकता है कि AD इक्वल है AS के, और AS का मतलब होता है Y, और AD का मतलब होता है C प्लस I। और C को आप और थोड़ा सा एलेबरेट कर सकते हो, C को हम लिखते हैं C बार जमा में BY, सिंपल। और ये प्लस में I का I ऐसे आ जाएगा और Y का Y, सिंपल। इसको B को भी मैं Y कर दूंगा बड़ा वाला, क्योंकि दोनों सेम बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, लेकिन अगर वहीं पे 3 सेक्टर की बात की जाए तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे होगा? AD इक्वल टू AS हो जाएगा। Y मतलब AS का मतलब होता है Y, और क्या बोलते हैं यहाँ पे AD का मतलब क्या हो जाएगा? AD का मतलब हो जाएगा भैया C प्लस I प्लस G, सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ चुका है, तो गवर्नमेंट जो है वो इनकम पे टैक्स भी काटेगी। अब जब इनकम पे टैक्स काटेगी तो ये जो Y है ये नॉर्मल Y नहीं रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस में टैक्स, यानी कि इसको बोलते हैं YD। क्या बोलते हैं इसे? YD। YD मतलब क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा प्रॉफिट जो कि गवर्नमेंट को हमने टैक्स देने के बाद बचाया है, या फिर ऐसी इनकम जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद बचाई है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँ तो एक तरीके से हमने यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाहूँ तो C का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C बार जमा में BY, Y भी कौन सा? वही YD वाला, ठीक है जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, प्लस में I क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ठीक है जी, और प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि कांस्टेंट ही रहते हैं ज्यादातर, इक्वल टू ये हो जाएगा YD। ये हमारा बन जाएगा पूरा पूरा क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, सिंपल। और मैंने बताया था ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे कि C बार, जैसे कि I बार और जैसे कि G बार, इन सभी का सम जो है ना, मैं मान लेता हूँ ऑटोनोमस ही होता है, यानी कि A बार होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ इसकी और इसकी जगह पे A बार, तो A बार जमा में BY बराबर में Y, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, सिंपल था, बढ़िया। अब इसको एक तरफ लेके जाते हैं, तो ये बन गई एक इक्वेशन आपकी, जो मैं पहले भी एक बार समझा चुका हूँ और मैंने दोबारा एक बार फिर से समझा दी। Y कॉमन लेने के बाद ये आ गया 1 माइनस में B, और ये हो गया A बार। तो यानी कि अगर आपकी इनकम देखी जाए, इनकम कैसे निकलेगी? तो ऑटोनोमस अपॉन में 1 माइनस में B, सिंपल। ये मेन इक्वेशन है जो आपके एग्जाम्स में प्रूव करने के लिए कई बार आपसे बोलेगा प्रूव करो ये वाली इक्वेशन, यानी इनकम जो है वो ऑटोनोमस अपॉन में 1 माइनस में B के बराबर होती है। B मतलब क्या होता है? MPC, सीधी बात। आगे चालू करते हैं। यहाँ पे क्या बोल सकता है? देखो यहाँ पे ये सभी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। अब जब ये सभी चीजें कांस्टेंट है तो इनका मतलब क्या हो जाएगा? APC, यानी कि सॉरी ऑटोनोमस, ठीक है जी। और यहाँ पे बचेगा फिर सीधा B, और यहाँ पे बचेगा YD, और बराबर में यहाँ पे आ गया YD। अब इनको एक साथ लेके चले जाते हैं, तो हो गया ऑटोनोमस अपॉन में 1 माइनस में YD, सॉरी 1 माइनस में B इक्वल टू YD। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि बेसिक फॉर्मूला है। आप चाहो तो बना सकते हो आराम से, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और फिर उसके बाद कॉमन ले लेंगे YD दोनों में से, फिर इधर ले आएंगे सबको, सेम जैसे यहाँ पे किया था आपने। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब अगर बात करी जाए, जो इनकम होती है, जो डिविजिबल इनकम होती है, वो हमेशा बराबर होती है ऑटोनोमस अपॉन में 1 माइनस में B के। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बहुत अच्छे। तो इसको मैं कह सकता हूँ, ये सब चीजें, ये कंसेप्ट है। अब चाहे आप किसी में देख लो, चाहे 2 सेक्टर इकोनॉमी में देख लो, चाहे आप 3 सेक्टर इकोनॉमी में देख लो, इक्विलिब्रियम ऐसे ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम डिसाइड करने का एक और मेथड है, जो कि मैंने आपको बताया था, S इक्वल टू I से। S इक्वल टू I से इस तरीके से भी हम इक्विलिब्रियम क्या है डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक। लेकिन बात आती है इक्विलिब्रियम मल्टीप्लायर की। इक्विलिब्रियम मल्टीप्लायर का भैया फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन होती है कि जहां पे जितना भी हम इन्वेस्टमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस है वो हमारी सेविंग की चेंजेस के बराबर हो। मैंने बताया था सेविंग करना क्या होती है, गंदी बात होती है। इसलिए इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है, यानी जितना पैसा हम सेव करने के लिए हमारे पास बचा, जो पैसा हमने खा लिया वो तो इन्वेस्टमेंट में ही माना जाता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होती है कुछ ना एक नाम की चीज। अगर जो पैसा हमने बचा लिया उसको भी अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसी इकोनॉमी को क्या मानते हैं हम मानते हैं कि अच्छी इकोनॉमी है, या फिर इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी है, सिंपल। यानी कि हम इसको ट्रीट करते हैं इक्विलिब्रियम को कैसा, कि जो इन्वेस्टमेंट सेविंग में चेंज होगा ना, वही चेंज माना जाएगा किसमें? इन्वेस्टमेंट के अंदर, सिंपल। या फिर मैं कह सकता हूं जो भी कंजम्पशन में चेंज होगा, ठीक है जी, वही चेंज माना जाएगा किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट के अंदर। या फिर मैं कह सकता हूं एक तरीके से जो भी चेंज होगा ऑटोनोमस के अंदर, पूरे पूरे कंजम्पशन कह रहा हूं, गवर्नमेंट में जो भी चेंज होगा वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी ऑटोनोमस में चेंज होगा उसको मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि मैं सीधा बात क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कांस्टेंट में चेंज हो रहा है
किसी भी चीज में कोई चेंज हो रहा है तो मैं ये मान के चलता हूँ उस पैसे को, उस चेंज में जो एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाई है, एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट करी है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा है तो उसको हम वेस्ट नहीं कर रहे, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। इससे क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और उससे हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बस ये कहना होता है, सिंपल। अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऐसा कह रहा है तो बस, तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता था डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ऑटोनोमस। जो इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है वो कितना होगा, जो भी ऑटोनोमस में चेंज है उसके बराबर होगा, सिंपल ना। बढ़िया। अच्छा, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ आराम से, डेल्टा लगाता हूँ ताकि जो भी चेंजेस हो उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है जी। वो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, चाहे आप लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही होती है। फिलहाल आगे चालू करते हैं, श्योर है, ठीक। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ उल्टा करके, जैसे कि 1 अपॉन में 1 माइनस में, नहीं सॉरी, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑटोनोमस अपॉन में डेल्टा वाई, क्योंकि अगर इसको मैं उल्टा करूँ तो वापस वही आ जाएगा सेम, ठीक है जी। ये बात आपको पहले से पता होगी। और ये जो डेल्टा ए है ये क्या है, डेल्टा, इसको आप डेल्टा एस बोल सकते हो, डेल्टा सी बोल सकते हो, डेल्टा सी नहीं डेल्टा जी बोल सकते हो, बात वही सेम रहती है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, सिंपल ना। और ये पता है आपको किसका फॉर्मूला है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है पूरा पूरा एमपीएस का। यानी अगर कहा जाए तो ये जो के है, के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में एमपीएस। अच्छा, एमपीएस का भी एक और फॉर्मूला होता है, एमपीएस का क्या फॉर्मूला होता है भैया, एमपीएस का फॉर्मूला होता है, एमपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस में एमपीसी, एमपीसी को जब 1 में से घटा देते हैं, आपको पता है ना, एमपीसी प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एमपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस में एमपीसी। तो ये फॉर्मूला भी किसका बन जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, तो ये कंसेप्ट है कि हम के के जो फॉर्मूले हैं इसको भी बोल सकते हैं, के का फॉर्मूला ये भी है, के का फॉर्मूला ये भी है सॉरी, और के फॉर्मूले ये भी है। तो क्या कह रहा भैया, आपने इतना सारी चीजें समझाई ना, मेरे दिमाग में होच पोच हो गई, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिकैप करके, मतलब बैक करके वापस आ सकते देख सकते हो, बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो सर छोड़ दो, ये समझने वाली बात है ही नहीं, एग्जाम में ये सब चीजें आती ही नहीं है, ठीक है जी। वो कह रहा भैया फिर क्यों करवा रहे हो, अब एग्जाम में नहीं आती तो सर बस खाली मैं समझाना चाहता हूँ, जो बच्चा समझना चाहे वो समझ सकता है, जो बच्चा नहीं समझना चाहता वो कोई बात नहीं, क्योंकि बिना समझे भी हम आपको नंबर दिलवा सकते हैं। वो नंबर कैसे आएंगे वो बताता हूँ आपको एक बार, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, तो क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो उसने पूछा था इन्वर्स मल्टीप्लायर की प्रोसेस समझाओ, तो समझाओ पहले, सबसे पहले मल्टीप्लायर क्या होता है। और जैसे ही आपने मल्टीप्लायर समझाया तो बता देना इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ए, सिंपल। या फिर आप इसको डेल्टा ई भी बोल सकते हो, और इसको मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन में एमपीएस, और सेम इसको मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी। इतना मैं कह सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस अब इतना समझाने के बाद अगर उसने कुछ वैल्यू दे रखी हो एक्सप्लेन करने के लिए तो उसका यूज कर लेना, वरना अगर आप उसने कुछ वैल्यू नहीं दी है तो अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एक्सप्लेन कर देना, मतलब अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेके इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, वो भी किस तरीके से, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। कैसे समझाता हूँ हाँ जी, यहाँ पे आएगा डेल्टा ए यानी ऑटोनॉमस में चेंज, यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज, यहाँ पे आएगा डेल्टा सी कंजम्पशन में चेंज, और यहाँ पे आएगा डेल्टा एस, ठीक है जी, सेविंग में चेंज। अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने या फिर कहीं पे भी चेंज आया, ऑटोनॉमस में चेंज आया कितने का, 1000 करोड़ का, कि गवर्नमेंट ने कहीं पे सोचा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़, तो इससे इनकम के लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझाना है। अच्छा, वहीं पे मान लेते हैं कि जो एमपीसी है, जो लोग कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं, वो कितना है, वो है 0.8, कितना है 0.8, यानी कि 80% जो पैसा एडिशनल इनकम कमाते हैं वो क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो इससे देखो मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मल्टीप्लायर कितना होता है। तो ऑटोनोमस जो हमारा था वो कितना था, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है पहले हाँ जी, तो ऑटोनोमस दे रखा है कितना, 1000, तो बस 1000 के देश में क्या हुई, इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है जी। इससे इनकम भी लोगों की जनरेट होगी, और वो भी पूरी 1000 रुपए से। जैसे अगर मैंने बिल्डिंग बनाई 1000 करोड़ की, तो जो लोग बनाने वाले हैं उस बिल्डिंग को, उनकी भी इनकम जनरेट होगी, वो भी कितने से, पूरे 1000 करोड़ से, सिंपल। अच्छा, क्या मैं बिल्डिंग बार बार बनाऊंगा, नहीं, बिल्डिंग हमेशा एक बार भी बनती है, ठीक है जी, तो बार बार नहीं बनती। लेकिन जो इनकम है 1000 करोड़ से इनकम बनी है, क्या वो जेब में रख के घूमेंगे वो लोग, नहीं, वो लोग खर्च करेंगे, और कितना खर्च करेंगे, 0.8, यानी कि वो 1000 में से 800 रुपए तो खा जाएंगे और 200 रुपए बचा लेंगे। जो पैसा बचा लेता है कोई भी इंसान, वो इकोनॉमी से बाहर चला जाता है, और जो पैसा खाया जाता है वो किसी और इंसान की एडिशनल इनकम बनती है। देखो, इनकम बार बार जनरेट हो सकती है उसी पैसे से, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो बार बार नहीं हो सकती, इसलिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, इनकम नहीं देती लोगों को। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी एक बार, तो बार बार लोगों की इनकम क्या होगी,
जनरेट होगी। अगर गवर्नमेंट ने स्कूल बनवा दिए, स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो बार बार अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, सिंपल सी। लेकिन बार बार गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना हर जगह। चलिए अब फिर से वही चलते हैं। अब 800 रुपए किसी की इनकम बनी तो वो भी इंसान क्या करेगा, थोड़ा पैसा खाएगा, यानी कि 0.8 यानी कि 80% कितना हो गया, 640 रुपए। तो किसी ने 640 रुपए खा लिए और जो बच गए वो घर ले गया, सेविंग कर ली, और जो पैसा सेविंग में डाला वो इकोनॉमी से बाहर चला जाता है, पता ही आपको। फिर ये जो बाकी पैसे बचे हैं वो किसी और की इनकम बनेगी, 640 रुपए, सिंपल से। और सेम ऐसे ही जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहेगी। कह रहा भैया सेम ऐसे ही आपने कुछ करवाया भी था बीच में एक बार। हाँ जी मैंने करवाया था, बस आप एक बार मेरे को लगता है कि भूल चुके होंगे, इसलिए मैंने दोबारा रिकैप करवा दिया। वो हमने करा था क्रेडिट क्रिएशन के टाइम पे। ये है मल्टीप्लायर, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, खाली कंसेप्ट में डिफरेंस नहीं है, तरीका वही है, सेम चीज वही है। आपको टोटल भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और वो टोटल कैसे निकलेगा, वो टोटल निकलेगा के की हेल्प से। तरीका वही है सब चीज। अब देखो के कैसे निकलेगा, के का कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो जो आपको अच्छा लगे, उस तरीके से सॉल्व कर लो। जैसे के का फॉर्मूला 1 में एमपीएस लिख लो, चाहे के का फॉर्मूला दूसरा लिख लो, एम क्या बोलते हैं, के का फॉर्मूला 1 में 1 में एमपीसी, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है जी। अब देखिए सॉल्व करते हैं एक बार, के की वैल्यू क्या आएगी। आपको पता है एमपीसी का मतलब क्या होता है, एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि 0.8 है। अगर हमको एमपीएस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यह आ जाएगा 0.2। तो एमपीएस हो गया 1 में 0.2, और ये हट गया तो हो गया 10/2। अच्छा ये हटाना नहीं आता सर, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 लग जाता है, तो इसको इससे काट सकते हैं, ये हो गया 5। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 5। नहीं आ रहा सच में, तो अब इसी फॉर्मूले में पुट कर लो जो आंसर दे रखा है भाई। जैसे कि 1 माइनस में एमपीसी कितना दे रखा है आपको, 0.8, यहाँ पे 0.8 पुट किया, 1 में हो गया 0.2, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ गया, ये आ गया आपका आंसर 5, सिंपल। तो जो भी आपका के की वैल्यू आई, मल्टीप्लायर की वैल्यू आई, इसको पहली लाइन से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका टोटल आ गया। बस ये याद रखना कि यहाँ पे जो चेंज है वो 1000 करोड़ का ही होना चाहिए, क्योंकि वो बार बार चेंज तो इन्वेस्टमेंट करती नहीं ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करती, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सेम रहेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे चेंज होगा, जैसे कि 5 से गुणा करेंगे 1000 को, कितना हो गया 5000, 800 को 5 से गुणा किया तो 4000, 200 को गुणा किया 5000 से तो 1000, सिंपल। ये थी आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की टेबल। और आपने ये टेबल कैसे बनाई, थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और कर लेना, लास्ट में क्या स्टेप्स बता देना कि आपने ये स्टेप्स कैसे लिखे। जैसे कि पहला, गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी इंसान ने, किसी भी इकोनॉमी ने यहाँ पे खर्चा किया कितने का, 1000 करोड़ का, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट करी कितने की, 1000 करोड़ की। उससे इनकम जनरेट हुई, पहले स्टेप में इनकम जनरेट हुई कितने की, 1000 करोड़ की। अब उसके बाद एमपीसी 0.8 होने की वजह से हमने 800 रुपए क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए, और 200 रुपए बचा लिए। जो पैसा हमारा बचा वो इकोनॉमी से बाहर चला गया, जो पैसे हमने खाया था वो किसी और की जाके फिर से इनकम बन गई 800, सिंपल ना। और ऐसी प्रोसेस स्टेप 2 में भी चलती रहेगी, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, ऐसे ही आप पूरा आराम से अपने स्टेप्स बढ़ा सकते हो ताकि आपको नंबर अच्छे मिले, ज्यादा नंबर मिले, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है, या फिर कोई भी अगर इकोनॉमी में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, तो उससे जो इनकम है उसमें भी चेंज हो जाता है लोगों की, यानी कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन देश में ज्यादा होने लग जाता है, समझे जी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हाँ बस एक थोड़ी सी दिक्कत आती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई विदेशी इंसान है और उसने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करी है, किसी विदेशी इंसान ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करी है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई। वैसे ही मान लो देश में महंगाई बहुत ज्यादा थी, अब विदेशी इंसान ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमारे पास और पैसा आ गया, हमारे देश में और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, और ज्यादा हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी, तो जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे महंगी चीजें, तो दिक्कतें प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला है। क्या निकाला है, सिस्टम। और उस सिस्टम को बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे, कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अब इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइज कैसे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, बस वो समझना है। और वो कैसे गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती है, वो स्टेबलाइज करती है अपनी फिस्कल पॉलिसी से। किसके, फिस्कल पॉलिसी से। मैंने बताया था दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, वो पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। और फिस्कल पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट द्वारा महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो भाई होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार 2 मिनट का टाइम लेता हूं, फटाफट से एक बार नोट कर लो। अच्छा हाँ, अगर आप समझना चाहते हो इसको डायग्राम के थ्रू, तो आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। डायग्राम कैसे बनेगा बता देता हूँ। हाँ जी, तो ये मान लो आपका एएस है, एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, C+I वाला,
यानी कि 2 सेक्टर वाला, ठीक है जी। और अब हमें बनाना है यहाँ पे कौन सा, मान लेते हैं 3 सेक्टर वाला है, ठीक है जी। तो 3 सेक्टर के अंदर क्या हो जाता है, डेल्टा आ जाता है। अगर वैसे लिखता तो मैं डेल्टा आई लिखता 2 सेक्टर के अंदर, नॉर्मल सा, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन होता है और एक बस इन्वेस्टमेंट होती है कांस्टेंट जो होती है। लेकिन यहाँ पे 3 सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो भी तो कांस्टेंट होते हैं ना, इसलिए इन दोनों को ही लेना है, बार बार लेने से अच्छा, इसलिए मैंने क्या ऑटोनोमस ही ले लिया सीधा एक अमाउंट। तो बस ये बन गया आपका एडी 3 सेक्टर का, जिसको हम बोलते हैं सी प्लस आई प्लस जी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया आपका 3 सेक्टर का। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पहुंचेगा वहां पे, अब इस जगह पे पहुंचेगा इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी स्टेबलाइज कहां पे रहेगी, इस पॉइंट पे। 2 सेक्टर के अंदर कहां पे होता है इक्विलिब्रियम, वो इस पॉइंट पे होता, ठीक है जी। ये 2 सेक्टर का इक्विलिब्रियम, ये 3 सेक्टर का इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। और अगर इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि सी बार जमा में बी वाई जमा में आई बार जमा में जी बार, ठीक है जी। तो ये जो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इन सभी को मैंने क्या माना है, ऑटोनोमस माना है, क्योंकि सब कांस्टेंट है। बस बाकी जो बच गया वो बी वाई बच जाता है, जो कि हमारी जो कंजम्पशन लाइन है या फिर जो एडी लाइन है उसको अफेक्ट करता है। सिंपल सा, तो जिसको नोट करना है आराम से नोट कर सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं। तो मैं साइड में हट रहा हूँ, एक बार नोट कर लो फटाफट। मेन ज्यादातर अगर आप न्यूमेरिकल का सारा लोगे ना सर, एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है जी। नोट कर लो फटाफट, और बाहर से शोर आ रहा हो तो इग्नोर मारना सर उसे। हाँ भाई शुक्र है। तो अब टॉपिक का नाम आता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अगर इन्फ्लेशन हो जाए इकोनॉमी के अंदर या फिर डिफ्लेशन हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो उसको कैसे स्टेबलाइज करती है उसके बारे में समझते हैं। अब गवर्नमेंट ये काम कैसे करती है, तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट जो भी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है उससे हम, इग्नोर मारना भाई थोड़ा सा, ठीक है, शोर आ रहा हो तो गवर्नमेंट जो भी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है उससे हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं। अब वो स्टेबलाइज कैसे करने के तरीके क्या है, तो वो 4 तरीके हैं। सबसे पहला है टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लगा के भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा अगला तरीका है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कह सकते हो या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हो आप, बात एक ही है। एक सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद आ गया क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है जी, पब्लिक से लोन वोन लेके। और इसके साथ साथ चौथा जो मेथड होता है वो मेथड होता है सब्सिडी। ये 4 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकती है, ठीक है जी। अब ये कैसे स्टेबलाइज करेगी उसके बारे में समझते हैं। और उसके बारे में समझने से पहले आपने एक वर्ड तो सुना होगा सर कभी भी जिंदगी में, जैसे कि नाम आता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब ये भैया इन्फ्लेशन क्या है और ये डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है सर, कि जो इन्फ्लेशन है ना, इसमें जो मनी का फ्लो होता है, मनी का जो फ्लो होता है वो इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाता है, यानी कि लोगों के पास जो रुपया पैसा है ना वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए चीजों के प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सिंपल जी, बहुत अच्छे। यानी जो लोगों की इनकम जो होती है वो बेसिकली बढ़ जाती है। और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी के अंदर क्या होता है, मनी का जो फ्लो होता है वो घट जाता है, जिससे यानी कि लोगों के पास रुपये पैसे क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, यानी प्रोडक्ट के प्राइसेस जो होते हैं वो घट जाते हैं, यानी कि बेसिकली कहा जाए तो लोगों की इनकम घट जाती है, इसलिए देश में क्या होती है, मंदी आ जाती है। सिंपल, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो लोग वो किसी दूसरे इंसान की इनकम जनरेट नहीं होगी, तो वो क्या सोचता है, भाई पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कम दामों पे चीजें बेचना चालू कर देते हैं, इसलिए वो मंदी ले आते हैं, यानी कि देश के अंदर मंदी हो जाती है, प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। और जब देश में महंगाई कब होती है, जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है, वो डिमांड करना चालू कर देते हैं, डिमांड करते हैं चीजों की, तो प्रोडक्ट के क्या हो जाते हैं, प्राइस बढ़ना चालू हो जाते हैं। सिंपल सर, तो इसलिए इन्फ्लेशन हो जाता है। अब इसको कैसे कंट्रोल करा जाए, तो बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका है। इन्फ्लेशन में का मतलब होता है लोगों की इनकम बढ़ चुकी है, तो लोगों की इनकम बढ़ चुकी है तो हमें लोगों की इनकम को कम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले लेती है, गवर्नमेंट टैक्स के रेट को बढ़ा देती है। जैसे ही गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स काटेगी तो लोगों की इनकम ज्यादातर टैक्स के रूप में चली जाएगी, लोगों के पास इनकम जो बचेगी वो क्या बचेगी, कम बचेगी। अब लोगों के पास इनकम कम बचेगी तो वो डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो जो इन्फ्लेशन है, प्राइस ज्यादा है, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन में, महंगाई में लोगों के पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देती है। गवर्नमेंट कहती है हम स्कूल नहीं बनवाएंगे, हम कॉलेज नहीं बनवाएंगे, हम सड़कें नहीं बनवाएंगे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के लोगों के पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा है। अगर हम ये सब चीजें बनवाएंगे तो गवर्नमेंट को और पैसा देना पड़ेगा, पब्लिक को देना पड़ेगा, बनाने वाले एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा, काम करने वाले लोगों को देना पड़ेगा। सिंपल, जिससे उनके पास और इनकम बढ़ जाएगी। हमें तो इनकी इनकम को घटाना है ना, कम करना है, तो इस वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने क्या कर देती है, उस टाइम पे कम कर देती है।
सेम ऐसा पब्लिक फाइनेंस, लोगों से गवर्नमेंट जो है वो लोन ज्यादा लेना चालू कर देती है। हाँ जी, गवर्नमेंट पब्लिक से भी लोन लेती है, तो गवर्नमेंट लोन ज्यादा लेना चालू कर देती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है और गवर्नमेंट चाहती है उस पैसे को कम करना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से लोन ले लेती है ताकि उनका पैसा किसके पास आ जाए, गवर्नमेंट के पास आ जाए। सेम ऐसे सब्सिडी, सब्सिडी में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है महंगाई हो रखी है, इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो उनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी को घटा देती है, कहती है अब हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपके पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, तो जो लोग गरीब है हम उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर देश में मंदी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तब हम आपको सब्सिडी देंगे ज्यादा, महंगाई के टाइम पे नहीं देंगे। सिंपल। सेम ऐसे ही बस उल्टे करते चलो जाओ, पब्लिक फाइनेंस यहाँ पे घटाया जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मंदी के टाइम पे बढ़ा देती है। गवर्नमेंट कहती है देश में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जल्दी से स्कूल बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, ताकि जो बनाने वाले मजदूर है उनको सैलरी मिले, उनके पास इनकम जनरेट हो, ठीक है जी, जिससे इनकम क्या होगी उनकी बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर देती है करना। टैक्सेस, गवर्नमेंट मंदी में टैक्स घटा देती है। सिंपल। तो इसकी हेल्प से गवर्नमेंट जो ना अपने आप ही हमारे देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, यानी मल्टीप्लायर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सिंपल। अच्छा, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो टैक्स की हेल्प से हमारे मल्टीप्लायर को कंट्रोल करती है। सिंपल जी, एक बार समझते हैं ज्यादा बढ़िया तरीके से, फिर समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, नोट करना है भाई, जिसको नोट कर लेना, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, हो जाएगा ना नोट, बढ़िया। शुरू करते हैं आगे। बस ये लास्ट टॉपिक रह गया, फिर आपका ये थ्योरी वाला जितना भी पार्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे जो आपका एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। और ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे भाई, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे आराम से, ताकि आपके जो एग्जाम में मेन आते हैं बस उस पर फोकस रहे हमारा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक कहता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, क्या माने, ठीक है। सपोज करते हैं कि ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ऑटोनोमस जो आइटम है वो गवर्नमेंट ने दे दिया 1000 करोड़ का। गवर्नमेंट ने किसी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, ये डेल्टा ए मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऑटोनोमस वाला, वो सारा सारा टोटल करना है। यानी इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आ गई और ऑटोनोमस कंजम्पशन भी आ गया, कांस्टेंट वाली वैल्यू सारी यही, ठीक है जी। चलिए, तो डेल्टा ए जो है वो कितना है, 1000 करोड़, गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इसके साथ साथ एमपीसी, एमपीसी दे आपको दे रखा है 0.8, ठीक है। तो पहला पहला केस वो निकालो, आपको निकालना है मल्टीप्लायर। क्या निकालना है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या निकालना है, विदाउट टैक्स, बिना टैक्स के मल्टीप्लायर निकालो। दूसरा वाला केस कह रहा है, बताओ मल्टीप्लायर कितना होगा विद टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स लग जाए तब कितना मल्टीप्लाई होगा, उसके बारे में समझाओ। और वो टैक्स की रेट कितनी कह रहा है, सर टैक्स मान लेते हैं 0.5, ठीक है जी। टैक्स की रेट कितनी हो गई, 50% टैक्स, यानी 1 रुपए आप अगर कमाते हो तो उसमें से आपको 50% टैक्स देना है। सिंपल सर। चलिए शुरू करते हैं। तो दो केस है, तो मैं पहला वाला चालू कर देता हूँ यहीं पे, दूसरा वाला ये रहा, ठीक है जी। शुरू करते हैं। तो ये रहा विदाउट टैक्स। तो देखिए ध्यान से, आपको पता है के का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी पता है, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस में एमपीसी, सिंपल इतना, बहुत अच्छी बात है। और आपको एक और फॉर्मूला पता होगा के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा ए कांस्टेंट, ठीक है जी। आपको पता है अच्छे तरीके से फॉर्मूले, इसको मैं डेल्टा आई भी बोल देता हूँ कई बार, वही सेम बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला पता है, ये दोनों ही फॉर्मूले मल्टीप्लाई के हैं, तो दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना जी। चलिए जी, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मैंने वैल्यू पुट करी 1/1 माइनस में एमपीसी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा 0.8, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू में डेल्टा वाई तो हमें निकालना ही है कि इनकम में कितना चेंज होगा, कितना हम पैसा कमा पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। और आपको दे रखा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 1000 करोड़ की, चलो हटा देता हूँ, खाली 1000 लिखता हूँ। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1/0.2 और मल्टीप्लाई में हो गया एक इधर 1000 बराबर में डेल्टा वाई, ये डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई हो गया। और जब ये पॉइंट हटेगा ऊपर लग जाएगा 2, इससे कट गया, ये बच गया 5, 5 को गुणा किया, ये हो गया 5000। यानी कि जो इनकम है वो कितने से जनरेट हुई, 5000 करोड़ से, क्योंकि अमाउंट किस में था, ये करोड़ में अमाउंट था, है ना। तो अगर गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है 1000 करोड़ का, तो लोग उस 1000 करोड़ की, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को लेके गवर्नमेंट लोग जो होते हैं वो बार बार करना चालू कर देते हैं, मनी का फ्लो बार बार घुमाना चालू कर देते हैं पैसे को।
जिससे क्या होता है, लोगों की इनकम कितने से जनरेट हो जाएगी, 5,000 करोड़ से, यानी कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मंदी होती है तो गवर्नमेंट इसका यूज करती है, यानी कि टैक्स हटा देती है, विदाउट टैक्स रखती है अपनी इकोनॉमी को। लेकिन अगर देश में महंगाई आ जाए या फिर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, तब गवर्नमेंट लगाती है टैक्स। तो विद टैक्स, तो गवर्नमेंट कैसे मनी की फ्लो को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कैसे क्या बोलते हैं 5,000 करोड़ को कम करेगी, वो समझते हैं एक बार। देखिए, तो वही फिर से वही फॉर्मूला आते हैं, 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, और यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा कांस्टेंट। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन में 1 माइनस में 0.8। सिंपल ना। बस एक बात याद रखना, ये जो एमपीसी है, एमपीसी जो है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, लेकिन इसमें वो पार्ट भी ऐड है जिसमें हमने टैक्स नहीं दिया, तो इसमें से आपको टैक्स वाला भी पार्ट घटाना है। टैक्स वाला पार्ट मतलब यहाँ पे टैक्स वाला टॉपिक आ गया ना, तो बस आपको टैक्स वाला पार्ट घटाना है। जैसे कि क्या करोगे, बस सिंपल सा 1 माइनस में टैक्स, बस ये और करना है, आपका क्वेश्चन खत्म। सिंपल जी, बस ये छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर टैक्स इंक्लूड हो चुका है। एमपीसी वो वाला पैसा खर्च, मतलब देखो पूरी इनकम जो थी, यहाँ पे जो एमपीसी होता है वो पूरी इनकम वाला एमपीसी होता है कि पूरी इनकम हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब पूरी इनकम थोड़ी ना खर्च करेंगे, क्योंकि अब टैक्स देना पड़ जाएगा। तो हम कौन सी इनकम खर्च करेंगे, जो कि वाईडी बचेगी, इनकम टैक्स देने के बाद बचेगी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना एमपीसी से। तो इनकम टैक्स देने के बाद जो इनकम बचेगी उसको क्या बोलते हैं, 1 माइनस में टी, यानी कि इनकम मान लो 1 रुपए, उसमें से जो मैं टैक्स दे दूंगा वो जो इनकम बचेगी फिर उसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को एमपीसी से। तो टैक्स वाले में बस एक छोटा सा काम और करना पड़ता है, ये वाला, तो मैं कर देता हूँ इसी को। ये हो गया 1 माइनस में 0.5, ठीक है जी, इक्वल टू में इक्वल टू में ये आ गया डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, डेल्टा कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, कितना था इन्वेस्टमेंट, 1,000 करोड़। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो हो गया 0.2, सॉरी 1 अपॉन में 0.2 और मल्टीप्लाई में 0.5। ठीक है जी, इसको माइनस करेंगे तो 0.5 आ गया, इसको माइनस करें तो 0.2 आ गया, बराबर में सॉरी मल्टीप्लाई में 1,000 बराबर में डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 5 दूनी 10, यानी कि आपका आंसर आ गया, ठीक है दिखाई दे रहा है, दूसरा पेन से लिख देता हूँ भाई, हाँ जी। तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन में 5 दूनी हो गया 10, यानी कि 0.10, और ये हो गया 2 के बाद पॉइंट, इतना ही आएगा। देखते हैं भाई, 10 2 के, हाँ यही है भाई, मतलब 2 के आगे पॉइंट है ना, तो हो गया 0.8। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 1,000 बराबर में चेंज इन वाई। और अगर डेल्टा वाई की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितनी मिल गई, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो हो गया 10,000। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, एक बार 1 सेकंड देखता हूँ भाई क्या गड़बड़ है। हाँ जी शुक्र है। तो भाई गलती हो गई है, तुमने भी बताया नहीं, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए था ना, मैंने गलती से पहले माइनस कर दिया इसको, तो यहाँ पे गलती हो गई है, इसको ठीक करते हैं एक बार। तो ये हो गया 1 अपॉन में, इसमें से घटाया तो हो गया 1 माइनस में 0.8 मल्टीप्लाई में हो गया 0.5। ठीक है, बराबर में हो गया, इसको मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 1,000 बराबर में हो गया डेल्टा वाई, क्योंकि वही मैं देखूँ अमाउंट बढ़ कैसे गया, यहाँ पे 5,000 था वहाँ पे 10,000 आ गया ना, ये दिक्कत हो गई। अपने हिसाब से चेक कर लेना भाई, क्योंकि टैक्स लगने के बाद तो अमाउंट घटना चाहिए ना, फ्लो में कम आना चाहिए पैसा। तो चालू करते हैं, 1 माइनस में 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो कितना हो गया 8 8 40, यानी कि हो गया 0.40। ठीक है 0.4। अब 0.4 हो गया, इसमें से घटाएंगे इसको, तो ये हो गया 1000 बटे में 0.6, और 0.6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हट के 0 आया, यहाँ बचा 6, आधा कर देंगे, ये हो गया 5,000 बटे में 6, 5,000 को 6 से सॉरी 3, 5,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 एकम 3 बच गया 2, 3 6 18, 6 6 6 0.6 बार, ऐसे कुछ आपका आंसर आएगा डेल्टा वाई का। तो आप खुद देख सकते हो सर कि जब गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया था, और उस टाइम पे गवर्नमेंट अगर 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे, तो जो लोगों की इनकम है वो कितने से जनरेट होती है, 5,000 करोड़ से। सिंपल। लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाने लग गई, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट 1,000 करोड़ से क्या बोलते हैं खर्चा करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तब लोगों की इनकम जो जनरेट होगी वो कितने से होगी, वो 1666 से लगभग अप्रोक्सीमेट जो इनकम जनरेट होगी वो इतने से जनरेट होगी।
यानी कि देश में ज्यादा महंगाई नहीं बन पाएगी। तो अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना भी चाहती है तो गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे टैक्स लगाने की वजह से जो इनकम है लोगों की जनरेट होना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से अपने आप ही टैक्स लगाने की वजह से अपने आप ही जो क्या बोलते हैं मल्टीप्लायर है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, अपने आप ही स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है जी, ज्यादा इनकम में चेंज नहीं आ पाता। तो इस तरीके का आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो हम कल कर ही लेंगे, जैसे आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं वैसे। ठीक है जी, तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हो जाती है कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कि मल्टीप्लाई में आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है, और अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम था, कोई आफत नहीं आ रही है, बाद में कर दिया आराम था जब आपको टाइम मिले। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। अच्छा एक चीज और, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। उसमें छोटी समरी होती है, आप एक जल्द मतलब कि अगर आपके पास 3-4 दिन ही रह गए एग्जाम चलते हैं आने के लिए, तब आप आराम से तैयारी कर सकते हो वहां से नोट्स, आपको नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल और टाटा बाय बाय। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लेना।